जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज के लेक्चर में। आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं बायोज्योग्राफी को लेकर के। और दोस्तों बायोज्योग्राफी की जब बात होती है तो आपको दोस्तों आपके हो सकता है टीचर ने ज्योग्राफी तो पढ़ाई होगी, लेकिन बायोज्योग्राफी आज तक नहीं पढ़ाई होगी। और दोस्तों मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि इससे क्वेश्चन दोस्तों यूपीएससी ने दम भर पूछे हुए हैं। ठीक है, तो आज दोस्तों उसी बायोज्योग्राफी की हम चर्चा करने वाले हैं और आज हम बायोज्योग्राफी पढ़ने वाले हैं। अगर मोस्ट ऑफ द पीपल जो आप में से हैं जिनके टीचर ने आज तक कभी बायोज्योग्राफी नहीं पढ़ाई तो आज देख लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं यहाँ पे सिर्फ मेरा पर्पज यूपीएससी सिविल सर्विस आईएएस एग्जाम 2027 का मैं अकेला बैच ले रहा हूँ, इसलिए इस बैच का नाम है वन मैन आर्मी बैच। यहाँ पे दोस्तों आपका फाउंडेशन सिर्फ बिल्ट नहीं किया जाता है, बल्कि यहाँ पे आपका फाउंडेशन से बहुत ऊपर की बात की जाती है, जहाँ तक यूपीएससी का सिलेबस और जहाँ तक यूपीएससी का डेप्थ जाती है। तो दोस्तों क्योंकि हमारा जो है बैच कल्चर को हमें पैसे तो मिल नहीं रहे हैं, फ्री में पढ़ा रहे हैं और एक अपनी जो कुवत होती है उसको स्थापित करने के लिए पढ़ा रहे हैं। तो अपनी क्षमताओं का आकलन जो है मैं अगर कर रहा हूँ तो मैं ऐसे नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रण लिया हूँ। इस चैनल पे हर दिन लेक्चर आता है और कोई ऐसा टीचर हो जो तुम बता दो जो तुम्हें संडे या मंडे करके डेली 1 घंटे 1.5 घंटे लेक्चर तुम्हारा लेता हो। देयर इज़ नो सिंगल टीचर ऑन द यूट्यूब। चलिए लेक्चर को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों बायोज्योग्राफी आखिर होती क्या है, सबसे पहले बात कर लेते हैं बायोज्योग्राफी। दोस्तों बायोज्योग्राफी की जब भी बात चलती है मार्केट में, ठीक है, तो अच्छा एक बात और मैं आपको बता दूं कि जो लेक्चर मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूं, ये लेक्चर मैं सुबह रिकॉर्ड किया था, लेकिन उसमें वॉइस नहीं आई थी, इसलिए जो है लेक्चर पूरा बर्बाद हो गया। मैं ये लेक्चर दोबारा शूट कर रहा हूँ और डेली लेक्चर आता है। सोचिए, इमेजिन कीजिए, आज कितना 65, आज जो है 65वां दिन है, 65 डे कंटिन्यू चल रहा है, 65 डे है आज और 65 लेक्चर है। बायोज्योग्राफी क्या होती है? तो बायोज्योग्राफी दोस्तों डिसिप्लिन है जिसमें जो है कई सारी चीज़ें हम एक साथ पढ़ते हैं। जब दोस्तों डिसिप्लिन होता है, डिसिप्लिन का मतलब होता है कई सारी चीज़ों को एक साथ पढ़ना। जैसे आप यूपीएससी की जब प्रिपरेशन करते हो तो मैक्सिमम टाइम जो है आप में से यूपीएससी की प्रिपरेशन जो लोग करते हैं वही सोचते होंगे कि ज्योग्राफी अलग है, हिस्ट्री अलग है, पॉलिटी अलग है, इकोनॉमी अलग है। दोस्तों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। अगर आप सिविल सर्विस आईएएस एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो और अगर आप सब्जेक्ट को अलग अलग नज़र से देख रहे हो तो फिर आपकी गलत अप्रोच है। और अगर आप इस अप्रोच से प्रिपरेशन सिविल सर्विसेज की करोगे तो फिर जो है आपकी सफलता मिलना थोड़ा सा जो है मुश्किल हो सकता है। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि आप एक डिसिप्लिन में, एक इंटरकनेक्टेड डिसिप्लिन में जो है प्रिपरेशन करें, अप्रोच दें। इस किसी भी ये जो यूपीएससी एग्जाम होता है इसमें हर सब्जेक्ट एक दूसरे के साथ रिलेट करता है। हिस्ट्री ज्योग्राफी के साथ, ज्योग्राफी पॉलिटी के साथ, पॉलिटी इकोनॉमी के साथ, एवरी सब्जेक्ट देयर इज अ इंटर रिलेशन बिटवीन देम एंड इफ़ यू आर सेपरेटिंग देम तो फिर ये जो है आपकी गलत अप्रोच है, इसको आपको सुधार के देखना होगा। तो बायोज्योग्राफी भी दोस्तों एक डिसिप्लिन है जिसमें आप स्टडी करते हो एक साथ किसको, ज्योग्राफी को, इकोलॉजी को और हिस्ट्री ऑफ लाइफ को, कि लाइफ जो है कहाँ से इवाल्व हुई, कैसे कैसे आज जो है व्यक्ति, आज जो आपके सामने बैठा हुआ है, आज ये पढ़ा रहा है इतना बढ़िया से जो है सेटअप करके और जो है आपको ये पढ़ा पा रहा है, तो इसके पीछे कैसे मतलब लाइफ इवाल्व हुई, मतलब इंसान कहाँ से बना था और कहाँ पे पहुँच गया। इकोलॉजी और ज्योग्राफी का रिलेशनशिप, जैसे ज्योग्राफी होती है इकोलॉजी का गंभीर रिलेशनशिप होता है। जैसे थार डेजर्ट में जो है आपको बढ़िया से इकोलॉजी थोड़ा ना मिल जाएगी, तो आपको इकोलॉजी अच्छे से कहाँ मिलती है? इकोलॉजी अच्छे से मिलती है जहाँ पे जंगल बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ज्योग्राफी इकोलॉजी का एक रिलेशन होता है। इकोलॉजी का मतलब क्या होता है? इकोलॉजी का मतलब होता है, क्या मतलब होता है, जहाँ पे जो है एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो चीज़ों को पढ़ते हैं, ठीक है। एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी आपने कई बार जो है सब्जेक्ट सुना होगा, तो दोस्तों आज उसी का ही लेक्चर है दरअसल, ठीक है, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का। तो बायोस्फीयर में मैंने क्या बताया, बायोज्योग्राफी क्या है? तो बायोज्योग्राफी की इंटर डिसिप्लिन अप्रोच लेकर के आती है और ये कंसर्न है किससे? ज्योग्राफी, इकोलॉजी और हिस्ट्री ऑफ लाइफ से रिलेटेड। हिस्ट्री ऑफ लाइफ का मतलब कि हम जो है कहाँ से पैदा हुए थे, आज कैसे यहाँ तक आ गए, तो ये सब डेवलपमेंट जो है आपको पढ़ना पड़ता है। अब दोस्तों बायोस्फीयर की बात कर लीजिए। तो बायोस्फीयर दोस्तों जो है ये पार्ट है अर्थ का। बायोस्फीयर क्या है? बायोस्फीयर दोस्तों उस हर एरिया को कहते हैं जहाँ पे अर्थ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, समझ रहे? तो हमारी धरती पे अगर दोस्तों मैं बताऊँ तो लाइफ एग्जिस्ट करती है, अर्थ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, लेकिन सभी जगह तो नहीं करती है। तो जहाँ जहाँ करती है उसको जो हम कहते हैं कि वो वहाँ जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करे उसको कह दो कि अर्थ का ये बायोस्फीयर है, या अर्थ का ये बायोस्फीयर है, यानी कि ये बायोस्फीयर है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट कर जाए। अब अच्छा, मतलब लाइफ तो सर बहुत सी जगह पे होती है, मतलब बहुत सी जगह पे एग्जिस्ट करती है, जैसे फॉरेस्ट हो गए, ग्रासलैंड हो गए और familiar animals of land and numerous creatures that inhabit the sea and atmosphere, यानी कि सी और एटमॉस्फेयर और लैंड, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, इस सब पे जो पढ़ने वाले जितने भी क्रिएचर हैं, चाहे कोई भी प्राणी, जीव जंतु कोई भी हो, सब कोई जो है बायोस्फीयर में आता है, ठीक है। बायोस्फीयर इज अ ब्रॉड टर्म, बायोस्फीयर इज अ ब्रॉड टर्म, ठीक है। बायोस्फीयर जो है धरती पे वो हर जगह है जहाँ पे जो है लाइफ एग्जिस्ट कर रही है। बायोस्फीयर की अगर बात की जाए तो दोस्तों हमारी धरती पे जो बायोस्फीयर है उसमें पता कितनी स्पीसी रहती हैं? स्पीसी का दोस्तों मतलब ये होता है, स्पीसी को हिंदी में क्या कहते हैं? समझ गए होगे यार, इतनी सी बात हमें परेशान ना करो।
ठीक है। तो स्पीसी की अगर दोस्तों बात की जाए तो हमारी धरती पे जो है 8 से लेकर के 8.75 मिलियन या उससे अधिक स्पीसी हैं, समझ रहे हो। 8 से लेकर के 8.75 मिलियन या इससे अधिक स्पीसी हैं। सोचिए कितनी ज़्यादा जो है बायोडाइवर्सिटी हमारी दुनिया में है, समझ रहे हो। और हमारी ज़िंदगी में जो है मतलब हम लोगों ने कितना ही देखा होंगे, वही जानवर जो है देखे हैं, शेर, चीता, पिल्ला, कुत्ता, ठीक है, बैल, बकरी, यही सब देखा हुआ है। ठीक है, अगर हम अपने हाथों पे गिने तो मुश्किल से हमने बहुत कम ही जानवर और पशु पक्षी देखे होंगे, समझ रहे हो। और पूरी दुनिया, जैसे ना लोग कहते हैं हमें ना बताओ, हम तो पूरी दुनिया घूमे हुए हैं, समझ रहे हो। उन पर तुम पूछ के देखो कि तो भैया जो है ज़रा अपना पासपोर्ट दिखाओ, कहाँ कहाँ घुमाए हो। मतलब 2-4 बस जो है एक गांव से दूसरी जगह चले गए तो वो कहते हैं कि जो है हम पूरी दुनिया घुमाए। अजीब मूर्ख आदमी हो, समझ रहे हो। तो उनसे कहते हो भैया पासपोर्ट दिखाओ अपना, ज़रा कहाँ कहाँ घुमाए हो, हम भी देखें ज़रा। एक देश नहीं गए होंगे, उल्टा सीधा नेपाल भले ऊपर हुआ होंगे, वो भी जो है किसी के बहाने गए होंगे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ कि 8 से लेकर के 8.75 मिलियन या इससे अधिक की स्पीसी हैं, जिसमें से मात्र 2 मिलियन ही, यानी कि 2 मिलियन ही का नाम रख पाया है। मतलब नामकरण भी सबका नहीं हो पाया है। अब दोस्तों आप कहोगे सर नामकरण करने में क्या दिक्कत है, इसे पकड़ो नामकरण कर दो कि आओ चुन्नू मुन्नू, तुम्हारा नाम चुन्नू, तुम्हारा नाम मुन्नू, तुम्हारा नाम चिंकी, तुम्हारा नाम पिंकी, तुम्हारा नाम टिंकी, तुम्हारा नाम कर दो। ऐसा नहीं है दोस्तों। जब भी किसी स्पीसी का नामकरण किया जाता है तो बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं। जैसे उसका पूरा एकदम ढांचा आपको पूरा एकदम स्कैनिंग करनी पड़ेगी कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कितने पैर हैं, कितने हाथ हैं, कितनी आँख है, कितने मुँह हैं, क्या उसकी जो है फिजिकल और जो केमिकल जो है, मतलब कोई अगर उसमें कोई चीज़ हो, ठीक हो, तो उसको सब कुछ स्टडी करके, ठीक है, उसकी विशेषताएं बता करके उसको फिर क्लासिफिकेशन करके कि किस प्रजाति किस में रखा जाएगा। तो ये सब कुछ कर दोस्तों बहुत टाइम लगता है। और दूसरी चीज़, इसको पब्लिश कराने के लिए दोस्तों नेचर जैसी जो मैगजीन होती हैं उसमें पब्लिश कराने के लिए भी जो है बहुत पैसा चाहिए होता है, समझ रहे हो। क्योंकि बड़ी बड़ी जो रिसर्च जर्नल होते हैं वहाँ पे दोस्तों इस ले लेते हैं, उसके लिए पैसा लगता है मोटा। तो इसलिए दोस्तों इसका नामकरण हो नहीं पाता। ऐसी बहुत सी स्पीसी हैं जिनका नामकरण ही नहीं हो पा रहा है। उसके पीछे रीज़न यही पैसा भैया चाहिए होगा, बहुत हाई फाई, ठीक है। और फिर मिलता भी इनसे क्या है, ठीक है, मतलब अगर मान लो करवा ही देंगे तो उससे क्या ही मिल जाएगा, ऐसा आपके दिमाग में आ रहा होगा। दोस्तों बहुत फ़ायदा होता है अगर इनका नाम हम रखवा दोगे, प्रॉपर अगर दर्ज हो जाएंगी तो इनके कंजर्वेशन पे बात होने लगती है, ठीक है। तो इन पे जो है साइंटिस्ट तमाम जगह से जो है विजिट करेंगे, लैब पे जो एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो इनकी एक उपयोगिता बढ़ जाती है, इनकी जो है कंजर्वेशन, मतलब ये दर्ज हो जाते हैं ना। मतलब ये चीज़ समझ के रखिए। जैसे मान लीजिए एक आवारा है, जैसे मान लो मैं आवारा हूँ, ठीक है, कभी यहाँ चला, मैं उधर चला, इधर चला, तो मेरा कोई अता पता नहीं रहता। तो ऐसे जो है अगर मान लो आप भी आवारा हो, ठीक है, आपका मान लो भारत सरकार के साथ रजिस्ट्रेशन ना हो, तो फिर आपको वो फ़ायदा मिल पाएंगे जो सारे फ़ायदा मिलते हैं, स्कीम मिलते तो भारतीय नागरिकों को ही हैं। तो दोस्तों ये भी एक प्रकार से रजिस्ट्रेशन इसका अनिवार्य है, समझ रहे हो, इसलिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होता है। तो बायोस्फीयर आप समझे, बायोस्फीयर क्या है। बायोस्फीयर एक इंटरकनेक्टेड वेब है, मतलब पूरा जाला है, ठीक है, जाला मतलब इंटरकनेक्टेड वेब है बायोस्फीयर, जहाँ पे ऑल ऑर्गेनिज्म अपने फिजिकल एनवायरनमेंट से जो है बायोस्फीयर में कनेक्ट होते हैं, ठीक है। तो सारे ऑर्गेनिज्म एक इंटरकनेक्टेड वेब में जो है अपने फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ जो है जो कनेक्ट होते हैं उसी को हम बायोस्फीयर कहते हैं, ठीक है। तो बायोस्फीयर को समटाइम्स हम इकोस्फीयर भी कहते हैं, ठीक है। तो बायोस्फीयर दोस्तों वो एरिया है जहाँ पे फिजिकल और केमिकल फैक्टर जो है मिल करके किसी लाइफ को लाइफ बनाते हैं, मतलब वो जी पाता है, समझ रहे। तो इकोस्फीयर क्या है, इकोस्फीयर जो है ही बायोस्फीयर है। इकोस्फीयर क्या है, बायोस्फीयर का ही एक एरिया है जहाँ पे फिजिकल और केमिकल फैक्टर मिल के एक लाइफ को बनाते हैं, उसको जीने योग्य बना पाते हैं, समझ गए। तो बायोस्फीयर की अगर दोस्तों हम बात करें, अगर मोटा मोटी बात करें तो बायोस्फीयर क्या है। बायोस्फीयर दोस्तों लिथोस्फीयर मतलब लैंड वाला। देखो बेटा तुम किस लेक्चर पे हो, पहले बात सुनो हमारी, 65 लेक्चर पे हो, तो तुम इमेजिन करो कि तुम कितना गोला मार चुके हो हमारा लेक्चर का। लेक्चर 1 से देखोगे तो सही बता रहे तुम्हारे कॉन्सेप्ट ऐसे चमकेंगे, ऐसे तुम विद्वान बनोगे, प्रकांड विद्वान बन जाओगे, समझ रहे। लेक्चर 1 से देख के आओ बेटा, ठीक है, प्लेलिस्ट बनी है उससे देख के आओ। अगर तुम्हारी खोपड़ी में ना पढ़ रहा हो पल्ले तो नीचे कमेंट मत कर देना कि समझ नहीं आ रहा है, गलती तुम्हारी है, ठीक है। बीच क्लास में नहीं घुसा जाता है अगर ज़िंदगी में कहूँ ढंग के स्कूल में गए होगे, ठीक है। तो बायोस्फीयर में क्या कर रहा हूँ, बायोस्फीयर जो है लिथोस्फीयर यानी कि जो लैंड होता है, हाइड्रोस्फीयर यानी कि जो पानी होता है, एटमॉस्फीयर यानी कि हवा होती है, इन तीनों का जो ओवरलैपिंग पॉइंट है, यानी कि जहाँ पे लिथोस्फीयर हो, हाइड्रोस्फीयर हो, एटमॉस्फीयर हो, उसको कहते हैं हम बायोस्फीयर। वेन डायग्राम पढ़ा होगा ना क्लास 11 में, सेट होता है चैप्टर मैथमेटिक्स में, बस वही वाला फंडा।
ठीक है। तो बायोस्फीयर क्या है? तो बायोस्फीयर दोस्तों वो 3 चीज़ों को मिला के बनता है, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फीयर। बात पल्ले बड़ी आई, आगे बात चलो। दोस्तों बायोस्फीयर के कंपोनेंट क्या होते हैं? तो बायोस्फीयर में दोस्तों 2 चीज़ें होती हैं, एक अबायोटिक चीज़ें होती हैं यानी कि इनऑर्गेनिक कंपोनेंट, और एक होते हैं बायोटिक यानी कि ऑर्गेनिक कंपोनेंट। तो ऑर्गेनिक कंपोनेंट या बायोटिक कंपोनेंट में कौन आते हैं? तो वो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं अर्थ पे, जिनमें प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोब्स, ह्यूमंस। अबायोटिक में कौन आते हैं? तो अबायोटिक में दोस्तों इनऑर्गेनिक कंपोनेंट आते हैं या फिजिकल एनवायरनमेंट आता है। जो बायोस्फीयर होता है उसका फिजिकल एनवायरनमेंट, भौतिक पर्यावरण। अबायोटिक में कौन आता है? तो इसमें लिथोस्फीयर आता है, एटमॉस्फेयर आता है, हाइड्रोस्फीयर आता है। तो एक बायोस्फीयर होता है वो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों से मिलकर बना होता है, यानी कि बायोटिक और अबायोटिक दोनों से मिलकर बना होता है, यानी कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों से मिलकर बना होता है। पॉइंट क्लियर? यस सर। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। हो, आई होप आपने कर लिया होगा। अब दोस्तों इकोलॉजी और ऑर्गेनाइजेशन लाइफ का देखिए, इकोलॉजी और ऑर्गेनाइजेशन लाइफ का। दोस्तों आपको पता है कि लाइफ जो है बहुत एक छोटी सी चीज़ से शुरू होती है जिसका नाम होता है जीन। आपने भी जो है क्लास में छोटे में पढ़ा होगा जीन। अरे सेल जब पढ़ाया गया होगा ना, क्लास 9th का पहला चैप्टर क्या है? सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। मैंने तो कई बार पढ़ाया अपनी क्लास में, अब आपको पढ़ा रहा हूँ। तो सेल दोस्तों जो होता है, सेल का एक सबसे छोटा सा, सेल का जो है डीएनए होता है। सेल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? डीएनए होता है। आप कोई मुझसे आर्गूमेंट मत करने लगना कि सर जो है वहाँ पे इधर, ठीक है यहाँ पे बायोलॉजी नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है जितना पढ़ा रहे हो उसमें सुन लो, मैं करेक्ट ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और मुझे पता है कि, लेकिन मैं उतना चीर-फाड़ नहीं करना चाह रहा हूँ, मोटी मोटी बात बता रहा हूँ, समझ लो, ठीक है। तो सबसे छोटा दोस्तों क्या होता है शरीर में, मतलब पूरी दुनिया में जो इतने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका सबसे छोटा पार्ट क्या होता है? भैया सेल होता है। सेल ही जो है फंडामेंटल यूनिट होती है लाइफ की। सेल क्या होती है? सेल फंडामेंटल यूनिट होती है लाइफ की, यानी कि हमारी जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, वो सब सेल से मिलकर बनते हैं। सेल के अंदर दोस्तों डीएनए पाया जाता है जिसमें आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है कि आपका कलर क्या होगा, आपके नाक का कलर क्या होगा, आपकी उंगली कितनी बड़ी होंगी, आपके पैर कितने बड़े होंगे, आपका मुंह कितना बड़ा होगा, आपको कौन सी बीमारी होगी, हेरिडिटरी, वंशानुगत। तो ऐसे अगर बात की जाए तो दोस्तों आपकी सारी इन्फॉर्मेशन आपके सेल में पाए जाने वाले डीएनए में लिखी होती है। लेकिन दोस्तों डीएनए तो होता है बड़ा सा। डीएनए कैसा होता है? डीएनए होता है बड़ा सा। तो डीएनए का जो है, डीएनए जो है जीन से मिलकर बनता है, यानी कि डीएनए एक बड़ा सा हिस्सा है, ठीक है। डीएनए क्या है? डीएनए एक बड़ा सा हिस्सा है। इसका एक छोटे से हिस्सा को अगर काट के बाहर निकाल लो, पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ डीएनए अगर तुम बाहर निकाल लो तो उसको हम कहते हैं जीन। यानी कि डीएनए जो है किससे मिलकर बनता है? जीन 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 जीन। तो बहुत सारे जीन जब मिला लो तो उससे डीएनए बन जाता है। तो अब सीधी सी बात, डीएनए है तो डीएनए में तो बहुत सारी पूरे शरीर की इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, लेकिन जीन में क्या है? जीन में एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन लिखी होती है। जैसे आपके पूरे शरीर के बारे में कहाँ लिखी होगी? डीएनए में। लेकिन आपके एक अंग फड़का के बारे में कहाँ लिखी होगी? जैसे एमडीएच मसाले, अंग फड़का, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, एक स्पेशल आपकी आँख का कलर कहाँ लिखा होगा? डीएनए नहीं, जीन में। आपके मुंह का कलर जीन में। ऐसे पूरा जीन उठा के अगर रखोगे तो वो डीएनए बन जाएगा, समझ गए। तो पर्टिकुलर सेगमेंट जो डीएनए का होता है उसको हम जीन कहते हैं। तो जीन से आप समझ आए जीन क्या होता है? तो जीन दोस्तों डीएनए का एक छोटा सा हिस्सा होता है, ठीक है। बेसिक फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट होती है हेरिडिटरी की, ठीक है, जीन। और जीन आपके कई बार जो है माता पिता से भी आ जाते हैं। अगर आपके माता पिता को कोई भयंकर बीमारी है, हो सकता है आपको भी ट्रांसमिट हो जाए, ठीक है। तो जीन दोस्तों ये रोल प्ले करते हैं। सेल क्या होता है? तो सेल आपको पता है कि सेल के अंदर डीएनए होता है, डीएनए में जीन होता है। तो जीन से बड़ा क्या होगा? जीन से बड़ा होगा सेल। सेल का मतलब स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। दोस्तों इतना, अगर आप आईएएस की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आपको सेल मुझे बताने की जरूरत पड़ रही तो बड़े शर्म की बात है कि आपने पढ़ा क्या ज़िंदगी में, ठीक है। सेल से मिलके क्या बनते हैं? तो सेल से मिलके बनते हैं भैया टिश्यू, उत्तक कहते हैं, उत्तक, ठीक है। तो टिश्यू जो है सेल से मिलके बनते हैं। फिर टिश्यू से मिलके क्या बनते हैं? तो टिश्यू से मिलके बनते हैं बेटा ऑर्गन, अंग, ठीक है। जैसे किडनी, लीवर, दैट आर, ये सब क्या है? अंग है। फिर जो है जब अंग मिल जाते हैं, जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, ये सब मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है? एक ऑर्गेनिज्म। जैसे आपके सामने जो बैठा हुआ है वो क्या है? एक ऑर्गेनिज्म है, समझ रहे? एक पूरा एकदम शरीर बन गया बढ़िया सा, ठीक है, गोलू मोलू टाइप। फिर दोस्तों क्या होता है कि जब इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बन गया, जब ये बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं तो उसको हम कहते हैं दोस्तों पॉपुलेशन। जैसे हमारे जैसे लोग बहुत सारे इकट्ठे हो जाए तो उसको हम क्या कहेंगे? पॉपुलेशन कहेंगे। लेकिन याद रखना इसमें स्पीसीज सेम ही है, होमोसेपियंस है ना हम, तो सारे होमोसेपियंस क्या बनाएंगे? पॉपुलेशन, समझ गए। तो होमोसेपियंस क्या बन जाएंगे? सेम स्पीसी के जब लोग मिलते हैं तो उनको होमोसेपियंस कहते हैं, नहीं तब उनको हम जो है पॉपुलेशन कहते हैं।
सेम स्पीसी एक डिफाइंड एरिया में हो, एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में हो। फिर दोस्तों बायोलॉजिकल कम्युनिटी क्या होती है? बायोलॉजिकल कम्युनिटी, इसमें दोस्तों डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एक साथ रह रहे होते हैं और सेम हैबिटेट को शेयर कर रहे होते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। इसमें दोस्तों क्या होता है कि इसमें डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं। जैसे एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म हो गया, उसकी पॉपुलेशन, फिर दूसरा पर्टिकुलर काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, उसकी पॉपुलेशन। तो ऐसे बहुत सारे लोग जब मिलकर एक साथ रहते हैं और शेयर करते हैं सेम हैबिटेट को, तो उसको हम बायोलॉजिकल कम्युनिटी कहते हैं, ठीक है। और उसमें क्या थी पॉपुलेशन में? उसमें सेम स्पीसी थी। अब दोस्तों इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम दोस्तों स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है बायोस्फीयर की, ठीक है, जिसमें हम सब रहते हैं ना, उसको इकोसिस्टम कहते हैं। ये क्या है? स्ट्रक्चरल यानी कि बनावटी, फंक्शनल यानी कि कार्य करने वाली यूनिट है बायोस्फीयर की। इकोसिस्टम में ही जो है बायोस्फीयर के सारे काम होते हैं। तो इकोसिस्टम में ही जो है हम सब रहते हैं। इट इज़ अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर। इसमें क्या होते हैं? इकोसिस्टम में क्या होता है? तो इसमें लिविंग बीइंग होती हैं, फिजिकल एनवायरनमेंट होता है, और दोनों एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। लिविंग बीइंग और फिजिकल एनवायरनमेंट एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और एक्सचेंज करते हैं मटेरियल्स बिटवीन देम, जैसे पानी पीना, ठीक है, कुछ खाना पीना, फल तोड़ना। तो ये सब क्या है, समझ रहे हो? लैंडस्केप क्या होता है? तो लैंडस्केप दोस्तों जो है ये एक हेट्रोजीनस होता है। लैंडस्केप कैसा होता है? हेट्रोजीनियस कह लो, ठीक है। ये जब इकोसिस्टम में इंट्रैक्शन ऑफ इकोसिस्टम इन अ रीजन, दोस्तों हेट्रोजीनस होता है। ये इकोसिस्टम में जो इंट्रैक्शन होता है किसी एक पर्टिकुलर रीजन में, उससे बनता है लैंडस्केप, ठीक है। बायोम क्या होता है? तो ये इकोलॉजिकल कम्युनिटी है ऑर्गेनिज्म की जो अडॉप्ट कर लेती है एक पर्टिकुलर क्लाइमेट या एनवायरमेंटल कंडीशन ऑन अ लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया इन विच दे ऑकर, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा बायोम। फिर सबसे बड़ा दोस्तों क्या होता है? बायोस्फीयर ये अर्थ के सिस्टम का पार्ट होता है, ये इनहैबिट होता है, इसमें ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। इसमें ऑल इकोसिस्टम होते हैं, अर्थ के जितने भी कलेक्टिवली इकोसिस्टम जितने भी हैं, ठीक है, जहाँ जहाँ लाइफ एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो जोन ऑफ लाइफ दिखाते हैं। जोन ऑफ लाइफ मतलब जहाँ पे नॉन लिविंग और लिविंग दोनों कंपोनेंट मौजूद हैं, जोन ऑफ लाइफ है, यहाँ पे लाइफ पॉसिबल है, ठीक है। तो बायोस्फीयर हो गया तुम्हारा सबसे बड़ा। तो दोस्तों ये आपने स्ट्रक्चर समझा, जीन से लेके हमने कहाँ तक चले गए? बायोस्फीयर तक, ठीक है, छोटे से बड़का की ओर। बात समझ में आई? अब दोस्तों हम बायोटिक कंपोनेंट बायोस्फीयर के देखेंगे कि बायोटिक कंपोनेंट एक बायोस्फीयर के क्या होते हैं। दोस्तों बायोटिक कंपोनेंट अब जो हम देखने वाले हैं, तो बायोटिक कंपोनेंट में दोस्तों आता है आपका प्रोड्यूसर कौन होता है? जो प्रोड्यूस करता है। ये ऑटोट्रॉफ होते हैं। ऑटोट्रॉफ मतलब स्वयं से अपना भोजन बनाते हैं, जैसे पौधे फोटोसिंथेसिस से, कीमियोसिंथेसिस। तो दोस्तों जो कैपेबल होते हैं अपना फूड स्वयं से प्रोड्यूस करने के, उनको हम कहते हैं ऑटोट्रॉफ या कहते हैं उनको प्रोड्यूसर, ठीक है। ये अपनी फूड स्वयं बना लेते हैं, जैसे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, ठीक है। बात समझ में आई? तो ये अपना फूड जो स्वयं बना लेते हैं। एनर्जी जो है, और इसमें इनमें जो है एनर्जी एक फूड चैन के माध्यम से फ्लो करती है। कैसे फ्लो करती है? फूड चैन के माध्यम से इनमें एनर्जी जो है फ्लो करती है। ये कंज्यूमर के पास जाते हैं और फिर वो डिकम्पोज हो जाते हैं। जैसे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो वो कौन हो गए? प्रोड्यूसर हो गए, यानी कि ऑटोट्रॉफ हो गए। फिर पेड़ पौधों को खाया किसने? हमने खाया। हम कौन है? कंज्यूमर हैं, यानी कि खाने वाले हैं, उपभोक्ता हैं, ठीक है। तो हम किस पे डिपेंड हैं? हम ऑटोट्रॉफ यानी कि प्रोड्यूसर पर डिपेंड हैं, पेड़ों पर डिपेंड हैं। फिर क्या होता है? हम जब मर जाते हैं, यानी कंज्यूमर, यानी कि हम जब मर गए तो हमें कौन खा जाएगा? तो हमें जो है डिकम्पोज कर जाएंगे। बात समझ में आई? तो ये पूरा फूड चेन चलता है और एनर्जी ट्रांसफ़र होता है एक से दूसरे में। बात पल्ले पड़ी? अब दोस्तों हर्बीवोर क्या होते हैं? तो हर्बीवोर वो होते हैं जो हर्ब्स को खाते हैं, ठीक है, ठीक है। तो प्राइमरी कंज्यूमर जो होते हैं फूड चेन में, जो प्लांट मटेरियल को खाते हैं, ठीक है, जो प्लांट मटेरियल खाते हैं,
ठीक है, जो प्लांट मटेरियल को खाते हैं उनको क्या कहते हैं, हार्बीवोर, ये प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं। फिर दोस्तों कार्निवोर कौन होते हैं, तो कार्निवोर एक एनिमल होता है जो कंज्यूम करता है अनदर एनिमल को, यानी कि मांसाहारी, जो दूसरे जानवरों को खा जाए। ओमनीवोर दोस्तों कौन होता है, तो ओमनीवोर वो होता है जो प्लांट और मीट दोनों को खाता है, यानी कि सर्वाहारी, हिंदी में सर्वाहारी कहते हैं इसको। अब दोस्तों डेट्रीवोर कौन होते हैं, डेट्रिटिवोर दोस्तों ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, डेट्रिटिवोर, ठीक है, ये ध्यान से पढ़िए। जो दोस्तों डेड ऑर्गेनिक मैटर पे पलते हो, किस पे पलते हो, डेड ऑर्गेनिक मैटर पे, जैसे प्लांट एंड एनिमल का जो रिमेन है या उनका अदर ऑर्गेनिक जो वेस्ट है, तो उनको हम कहते हैं डेट्रिटिवोर। अब दोस्तों आप कहोगे सर डीकम्पोजर भी तो डेड ऑर्गेनिक मैटर पे ही तो पलते हैं, तो डेट्रिटिवोर और डीकम्पोजर में फ़र्क क्या है, दोस्तों फ़र्क है। जो डीकम्पोजर होते हैं उनके नाम है बैक्टीरिया और फंगी। ये दोस्तों क्या करते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल को मॉलिक्यूलर लेवल पे थ्रू केमिकल प्रोसेस। लेकिन जो डेट्रिटिवोर होते हैं वो फिजिकली इंजेस्ट कर जाते हैं उनको, ठीक है, और डीकम्पोजिशन में मदद करते हैं। तो फ़र्क समझिए, डेट्रिटिवोर क्या कर रहा है, इंजेस्ट कर जा रहा है, डीकम्पोजर क्या कर रहे हैं, केमिकली जो उनको ब्रेक डाउन कर देते हैं मॉलिक्यूलर स्टेज पे। दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डेट्रिटिवोर एंड डीकम्पोजर। तो डेट्रिटिवोर की अगर बात की जाए तो दोस्तों इनको हम स्ट्रिक्टली कार्निवोर भी नहीं कह सकते हैं या इनको ओमनीवोर भी नहीं कह सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात, डेट्रिटिवोर को हम कार्निवोर भी नहीं कह सकते हैं, ओमनीवोर भी नहीं कह सकते हैं। क्योंकि बात समझिए, कार्निवोर या ओमनीवोर कौन होता है, कार्निवोर या ओमनीवोर वो होता है जो मार के खाता है। ये कोई मार के तो खा नहीं रहे हैं डेट्रिटिवोर, ये डेड ऑर्गेनिक मैटर को तो इंजेस्ट कर जा रहे हैं ना, कोई मार के तो खा नहीं रहे हैं, तो एक्टिवली हंट या प्रे तो कर नहीं रहे हैं, तो ये प्लांट और एनिमल को जो है इंजेस्ट कर जा रहे हैं, ठीक है। इकोसिस्टम में एक यूनिक रोल प्ले कर रहे हैं, ये डेड मैटर को क्या कर रहे हैं, इंजेस्ट कर जा रहे हैं और कंट्रीब्यूट कर रहे हैं न्यूट्रिएंट साइकिल को। तो ऐसे लोगों को हम डेट्रिटिवोर कहते हैं, डेट्रिटिवोर। इनके दोस्तों एग्जाम्पल हैं आपके सामने, अर्थवर्म यानी केचुआ, मिलीपेड यानी खनखजूरा, डंग बीटल, टर्माइट, वुडलाइस को दोस्तों रोली पोलीज भी कहते हैं। और आपका हो गया स्लग, स्नेल, क्रैब, सी कुकुम्बर, सी स्टार, ठीक है। और कुछ इंसेक्ट हो गए जैसे फ्लाई और बटरफ्लाई, तो कुछ मैंने बोला, ठीक है। तो आपको ये सब समझ में आया, अर्थवर्म, मिलीपेड, डंग बीटल, टर्माइट, वुडलाइस को हम रोली पोलीज भी कहते हैं, स्लग, स्नेल, क्रैब, सी कुकुम्बर, सी स्टार, और कुछ इंसेक्ट हो गए या सर्टेन फ्लाई या फिर जो है बटरफ्लाई। तो ये दोस्तों आपके डेट्रिटिवोर थे। अब एक का आपका होमवर्क ये है कि जो मैंने अभी बोले हैं उनको फोटो डाल करके गूगल पे देख लो, ठीक है। अब दोस्तों डीकम्पोजर क्या होते हैं, तो डीकम्पोजर मैंने आपको बताया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डाइजेस्ट करते हैं और रिसाइकिल करते हैं ऑर्गेनिक डेब्री को और वेस्ट जो एनवायरनमेंट में होता है, तो इसमें आपके बैक्टीरिया और फंगी आते हैं। ये केमिकली जो है ब्रेक डाउन कर देते हैं किसी मॉलिक्यूल को, ठीक है। अब दोस्तों फूड चेन क्या होती है, तो फूड चेन दोस्तों जो है ये एनर्जी फ्लो होता है प्रोड्यूसर से, ठीक है, कंज्यूमर तक, ठीक है। और ये दोस्तों नॉन डायरेक्शनल होता है। नॉन डायरेक्शनल मतलब ये नॉन डायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी होता है, यानी कि एनर्जी इसमें ऐसा नहीं होता कि दोबारा वहीं वापस आ जाती है, नहीं, ये नॉन डायरेक्शनल होता है, ठीक है। नॉन डायरेक्शनल मतलब जिसकी कोई दिशा ही नहीं है, जिसकी कोई दिशा नहीं है, तो उसको हम कहते हैं नॉन डायरेक्शनल। तो नॉन डायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी होता है, ठीक है। इसको फूड चेन में हम समझते हैं। तो ऑल एनिमल जो है प्लांट के लिए फूड के जो जितने जानवर होते हैं वो डिपेंड किस पे करते हैं, या तो प्लांट पे करते हैं अपने फूड के लिए। तो जितने जानवर होते हैं किस पे डिपेंड करते हैं, फूड के लिए प्लांट पे डिपेंड करते हैं। जैसे डियर की अगर बात की जाए तो एक हिरण जो होता है वो प्लांट को खाता है, और हिरण को कौन खाता है, तो भेड़िया खा जाता है। यानी कि पेड़ को खाने वाला हिरण और यानी कि डियर, पेड़ को खाने वाला डियर यानी कि हिरण, और हिरण को खाने वाला भेड़िया यानी कि वोल्फ। और जब वोल्फ मर जाता है तो उसको कौन खा जाता है, डिकम्पोज कर देते हैं। तो ये आपने देखा कि एक पूरा साइकिल बना हुआ है, एक फूड चेन बनी हुई है कि एक दूसरे को सब खा रहे हैं, ठीक है। और ये चीज़ आपको समझ में आई, बात समझ में आई? आपने क्या समझा? आपने समझा कि भाई साहब पहले बात समझो, हमारी बात देखो हम क्या समझा रहे तुम्हें। जैसे प्लांट है, प्लांट ने अपना भोजन बनाया बढ़िया से, तो ये ट्रॉपिक लेवल है, ये ट्रॉपिक लेवल 1 है, मतलब सबसे नीचे वाला ट्रॉपिक लेवल।
फिर पेड़ को किसने खाया? तो पेड़ को खाया हिरन ने। हिरन कौन है? तो हिरन एक जानवर है। तो पेड़ को खाने वाला हिरण है, यानी कि डियर है। ठीक है, डियर यानी कि हिरण जो है पेड़ को खाता है। अब हिरन को कौन खाता है? तो हिरन को खाता है वोल्फ यानी कि भेड़िया। हिरन को भेड़िया खाता है। भेड़िया को कौन खाता है मरने पे? तो भेड़िया को खाते हैं डीकम्पोजर, डिकम्पोज कर देते हैं। फिर डीकम्पोजर को कौन खाता है? तो डीकम्पोजर आपको पता है कि राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, उससे जो है नाइट्रोजन पेड़ों के द्वारा लिया जाता है। और अल्टीमेटली आपको पता है कि पेड़ों को क्या चाहिए होता है? ह्यूमस चाहिए होता है। तो ये जो डीकम्पोजर बैक्टीरिया होता है इन्हीं को जो है पेड़ ले जाते हैं। यानी कि पूरा फूड चेन बना हुआ है, एक दूसरे को खा करके अंत में वहीं पे आ रहे हैं। समझ रहे हो? तो आपको क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? याद रखिएगा ये नॉन डायरेक्शनल फ्लो ऑफ केमिकल एनर्जी है, नॉन डायरेक्शनल फ्लो ऑफ केमिकल एनर्जी। समझ रहे हो? क्योंकि इसमें केमिकल एनर्जी जो है वो आप देख रहे हो कि कैसे जो है, आप फूड चेन देखिए। फूड चेन में दोस्तों क्या है? प्लांट जो है वो डियर खा रहा है, डियर को वोल्फ खा रहा है, वोल्फ को डीकम्पोजर खा रहा है, और डीकम्पोजर को अल्टीमेटली फिर प्लांट यूज में लेते हैं। अब दोस्तों इकोसिस्टम क्या होता है इसको बहुत ध्यान से समझ लो। इकोसिस्टम दोस्तों बायोटिक कंपोनेंट और अबायोटिक कंपोनेंट, उनके बीच में होने वाली जितनी इंट्रैक्शन होती हैं वो भी कंपोनेंट होता है, तो इसको हम इकोसिस्टम कहते हैं। ठीक है, ये तीसरा वाला कंपोनेंट थोड़ा याद रखना, जो इंट्रैक्शन होती है बिटवीन द कंपोनेंट, ये अक्सर लोग भूल जाते हैं, तो ये भी इकोसिस्टम में ही आता है। तो बायोटिक, अबायोटिक एंड इंट्रैक्शन बिटवीन द कंपोनेंट्स, दैट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ अ कंपोनेंट। अब दोस्तों फूड वेब क्या होता है? सवाल है कि सर फूड वेब क्या होता है? तो फूड वेब जो है ये अगर आप देखोगे तो दोस्तों ये फूड वेब है। क्या देख रहे हो आप? फूड वेब है। जैसे प्लांट को कौन खाता है? तो प्लांट को दोस्तों खाते हैं ग्रास होपर। ग्रास होपर को कौन खाता है? तो ग्रास होपर को खाता है ग्राउंड स्क्वायरल। ग्राउंड स्क्वायरल को कौन खाता है? तो ग्राउंड स्क्वायरल को खाने वाला फॉक्स है, यानी कि लोमड़ी। फिर दोस्तों प्लांट को कौन खाता है? तो प्लांट को खाते हैं बर्ड। और ग्रास होपर को कौन खाता है? तो ग्रास होपर को भी खाते हैं बर्ड। फिर बर्ड को कौन खाता है? तो बर्ड को खाता है ईगल। ठीक है, तो ये पूरा जो है फूड वेब बना हुआ है। ठीक है, मकड़ जाल है, भोजन का पूरा जाल है। ठीक है, और ये सब एनर्जी की पूर्ति के लिए, अपनी एक्टिविटी को कंटिन्यू करने के लिए ही जो है एक दूसरे को खाते हैं। अगर एक दूसरे को खाएंगे नहीं तो जिंदा कैसे रहेंगे? ठीक है, तो जैसे सुबह जंगल होता है, ठीक है, जंगल में सुबह होती है, जंगल में एक होती है हिरण और एक होता है शेर। तो दोनों सुबह उठते हैं जंगल में। ठीक है, दोनों का माइंडसेट अलग है। शेर सोचता है कि आज उसे शिकार करके एक हिरण को मार के खाना है तो हमारी भूख बुझेगी। हिरण ये सोच के उठता है कि आज मुझे जो है बच के रहना है, नहीं तो शेर मुझे खा जाएगा। तो दोनों के माइंडसेट में देखा कितना बड़ा डिफरेंस है। शेर कह रहा है कि हम कब्जा करके मार के खाएंगे, हिरण कह रहा है कि हमें बचना है। ये भी दोस्तों आप किस में खड़े हो गए? आप भी दोस्तों कुरुक्षेत्र में खड़े हुए हो। समझ रहे हो? सबके हाथों में अस्त्र है, महाभारत चल रही है। डिपेंड आप पे करना है, शेर बनना है, हंट करना है, या फिर जो है क्या करना है, या फिर जो है शिकारी की तरीके से मार खाना है। किससे? भ्रष्ट सिस्टम का, करप्ट नेताओं के हाथों। डिपेंड आप पे करता है। अब दोस्तों इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होता है? तो फूड वेब आपने समझा? फूड वेब समझ गए? अच्छा दोस्तों, जो ये प्रोड्यूसर था ना, जैसे पेड़ को खाने वाला कौन था? ग्रास होपर। तो ट्रॉपिक लेवल भी है। जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो ना खाने वाले, तो ट्रॉपिक लेवल बढ़ता जाता है। जैसे पेड़ है, तो पेड़ दोस्तों नीचे ट्रॉपिक लेवल पे है। उससे ऊपर कौन है? उससे ऊपर ग्राउंड स्क्वायरल है। ग्राउंड स्क्वायरल के ऊपर कौन है? ग्राउंड स्क्वायरल के ऊपर फॉक्स है। तो ये ट्रॉपिक लेवल में है। इसको थोड़ा सा दिमाग में डाल लेना कि ट्रॉपिक लेवल बढ़ता जाता है। ठीक है, अब इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होता है? तो इकोलॉजिकल पिरामिड क्या है? ये दोस्तों हमें दिखाता है इकोलॉजिकल पिरामिड कि हर ट्रॉपिक लेवल में, यानी कि डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल में, एक ट्रॉपिक लेवल जैसे मान लो ये इकोलॉजिकल पिरामिड है, तो ये एक ट्रॉपिक लेवल, उसके ऊपर ट्रॉपिक लेवल, तीसरा ट्रॉपिक लेवल। तो ये हमें ये बताता है, क्या बताता है? कि इकोसिस्टम में उनका नंबर कितना है उन जानवर का। एक ट्रॉपिक लेवल में कितना जानवर का नंबर है, जैसे एक ट्रॉपिक लेवल में, दूसरे ट्रॉपिक लेवल में नंबर कितना है किसी स्पीसी का। या तो हमें ये बताएगा कि बायोमास कैसे बढ़ रहा है, कैसे घट रहा है, इसके बारे में बताएगा।
बायोमास के बारे में कि हर ट्रॉपिक लेवल में बायोमास कैसे जो है बढ़ रहा है या घट रहा है। फिर हमें या तो ये बताएगा, पिरामिड हमें क्या बताएगा कि एनर्जी जो है प्रत्येक ट्रॉपिक लेवल पे बढ़ रही है कि घट रही है। दोस्तों अभी बस इतना जान लो, 3 चीज़ों के बारे में ट्रॉपिक लेवल जो है इकोलॉजिकल पिरामिड हमें बताता है, या तो नंबर के बारे में बताएगा, या तो जो हमें बायोमास के बारे में बताएगा, एनर्जी के बारे में बताएगा। इन 3 चीज़ों के बारे में इकोलॉजिकल पिरामिड बताता है। अभी डिटेल में चर्चा करेंगे, दिमाग में बस इतना डाल लो 3 बातें, ठीक है, अभी बताएंगे। तो इकोलॉजिकल पिरामिड दोस्तों अक्सर क्या होता है, ऊपर जो है नैरो ही होता है, ठीक है। अभी एग्जाम्पल के साथ बताएंगे, अभी बस इसको दिमाग में से डाल लो कि 3 चीज़ें सर ने बताई थी कि नंबर बताएगा, तो बायोमास बताएगा, एनर्जी बताएगी, इतना डाल लो दिमाग में। अब दोस्तों हैबिटेट क्या होती है, तो हैबिटेट दोस्तों एक नेचुरल फिजिकल एनवायरनमेंट होता है जिसमें एक पर्टिकुलर स्पीसी लिव यानी कि रहती है और लाइफ एक्टिविटी को करती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, हैबिटेट कहते हैं, ठीक है। तो इन नेसेसरी इसमें कंडीशन होती हैं, जैसे स्पेस होगा, शेल्टर होगा, टेम्परेचर होगा, वाटर होगा, रिसोर्स होंगे जो सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होते हैं, तो इसको हम हैबिटेट कहते हैं, ठीक है। जैसे हैबिटेट जो है किसी की टेरेस्ट्रियल होती है यानी कि ज़मीन पर रहता है, कोई एक्वाटिक यानी कि पानी में रहता है, कोई एरियल यानी कि हवा में रहता है, कोई एर्बोरियल यानी कि पेड़ों पे ही लटका रहता है, कोई पोंड यानी कि तालाब में रहता है, कोई रिवर में, कोई ओशियन में, तो सबकी हैबिटेट अलग अलग होती है। अब दोस्तों यूट्रोफिकेशन क्या होता है, सवाल है कि सर यूट्रोफिकेशन क्या होता है, यूपीसी का एक क्वेश्चन है बेटा। यूट्रोफिकेशन दोस्तों क्या होता है कि जैसे मान लो आपने बहुत सारा फर्टिलाइज़र या डीएपी या यूरिया यूज की, अब वो डीएपी यूरिया फर्टिलाइज़र जो है बाय करके कहाँ चली गई, पॉन्ड में चली गई, लेक में चली गई, होगा क्या जब लेक में चली जाएगी तो लेक का पानी हो जाएगा न्यूट्रिएंट वाला, अच्छे अच्छे न्यूट्रिएंट उसमें आ जाएंगे, लेकिन ये नुकसान वाले आ जाएंगे। इस न्यूट्रिएंट से होगा पता क्या, इस न्यूट्रिएंट से आपकी जो लेक होगी उसमें जो एल्गी होंगे उनको जब अच्छे अच्छे न्यूट्रिएंट मिलेंगे, फर्टिलाइज़र मिलेगा, तो उसमें क्या होगा, एल्गल बूम हो जाएगा, एल्गी बूम हो जाएगा। और जब एल्गी बूम होगा तब क्या होगा, जब एल्गी बूम हो जाएगा तो पानी के नीचे ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी, पानी के नीचे क्या नहीं पहुंच पाएगा, लाइट नहीं पहुंच पाएगी। जब लाइट नहीं पहुंच पाएगी तो पानी के नीचे जो प्लांट होंगे यानी कि जो नीचे फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया हो रही होगी वो रुक जाएगी। जब फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया रुक जाएगी तो पानी में ऑक्सीजन की कमी ऑटोमेटिक हो जाएगी। जब पानी में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तब क्या हो जाएगा, मछलियाँ मर जाएंगी। तो ऐसे इकोसिस्टम डिस्रप्शन हो जाता है, एक्वाटिक इकोसिस्टम बेकार हो जाता है। यानी कि कभी भी आपको फर्टिलाइज़र, डीएपी, यूरिया कभी भी जो है किसी वाटर बॉडी में नहीं फेंकनी चाहिए, ठीक है, या बाइकर हो सकता चली जाए। तो इससे क्या होगा, तुम्हारा पॉन्ड इकोसिस्टम या जो भी एक्वाटिक इकोसिस्टम होगा वो डिस्रप्ट हो जाएगा। तो ये बात तुम्हें समझा भाई कि यूट्रोफिकेशन क्या होता है, ठीक है। निस क्या होती है, निस दोस्तों एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है निसर, इससे मिलके बना है, जिसका मतलब होता है टू मेक आर नेस्ट, यानी कि एक घोंसला बनाना, ठीक है। ये फंक्शन के बारे में बताती है, ऑक्यूपेशन के बारे में बताती है किसी लाइफ का विद इन अ गिवन कम्युनिटी। निस इसी को कहते हैं। आपको नहीं समझ में आया होगा ना, बिल्कुल हमें भी नहीं आया, अभी बताते हैं। तो दोस्तों देखिए निस क्या होता है, आ जाओ बेटा आ जाओ। तो देखो हैबिटेट क्या होती है, सबसे पहले समझो। हैबिटेट दोस्तों एक एरिया होता है जहाँ पे जो है स्पीसी रहती हैं और इंटरेक्ट करती हैं एक दूसरे के। तो आपको हैबिटेट तो पता ही है, जैसे हमारी हैबिटेट क्या है, कमरा है। निस क्या होती है, निस दोस्तों एक आइडियोलॉजी होती है कि ऑर्गेनिज्म जो है कैसे दोस्तों रहते हैं और कैसे सर्वाइव करते हैं किसी प्रोवाइड किए हुए एनवायरमेंटल कंडीशन में। जैसे मान लो मैं हूँ, ठीक है, मैं हूँ, ठीक है। अब मैं मान लूँ चूँकि मेरा घर है, ठीक है, तो मैं घर में रहता हूँ, तो ये तो मेरी हो गई हैबिटेट। लेकिन मान लो कि मुझे यहाँ से उठा करके कह दिया जाए कि बेटा तुम हिमालय चलो, ठीक है, तो तुम्हें क्या लग रहा है, मैं दुखी हूँगा? बिल्कुल दुखी नहीं हूँगा। तो मैं हिमालय गया, तो हमारी दोस्तों कुछ लक्षण अंदर होंगे। मैं चाहूँगा कि मैं इसे रहूँ, जैसे मैं क्या करूँगा, सुबह सुबह उठ जाऊँगा, किताब पढ़ूँगा, थोड़ा घूम आऊँगा, थोड़ा मूवी देखूँगा। तो ये क्या है, मेरे रहने का तरीका है। ये हैबिटेट निर्धारित नहीं कर रहा है, ये हमारे रहने का तरीका, ये रहने का मतलब कोई हो सकता है कोई दूसरे तरीके से रहे। तो मैंने क्या बताया, ये मेरी आइडियोलॉजी है, मेरा रहने का तरीका यही है, ठीक है। तो ये क्या होती है, ये निस होती है, ये आइडियोलॉजी होती है, ये पर्टिकुलर स्पीसी की होती है, मेरी है, किसी दूसरे का हो सकता है, कोई दूसरा मन हो। बात समझा भाई? तो निस क्या होती है, निस एक आइडियोलॉजी होती है किसी ऑर्गेनिज्म की, जिसमें वो रहता है या सर्वाइव करता है अपने तरीके से, समझ रहे हो। तो हैबिटेट में क्या आता है, तो हैबिटेट में भैया आपका आता है डेजर्ट, ओशियन, फॉरेस्ट, रिवर, माउंटेन, इसमें कोई भी जो रह सकता है, ये हैबिटेट होती है, ठीक है। हैबिटेट में ही तो स्पीसी रहती हैं। निस क्या होती है, तो निस मैंने बताया मेरी आइडियोलॉजी होती है। हैबिटेट क्या होती है, आसपास का जो हो गया है फिजिकल एनवायरनमेंट, ठीक है। तो निस में दोस्तों क्या होता है, निस में जो है जैसे लायन है, तो लायन को क्या चाहिए होगा, लायन को दोस्तों ग्रासलैंड चाहिए, घास चाहिए ही चाहिए,
और फूड उसकी निश क्या होगी? देखो लाइन की जो हैबिटेट निश है वो क्या है? हैबिटेट निश जो है लाइन की क्या है? वो दोस्तों है ग्रास लैंड। लेकिन उसकी फूड निश क्या है? खाने के लिए क्या चाहिए? डियर चाहिए, हिरण चाहिए। दोस्तों हैबिटेट का आ जाओ, फिर आ जाओ हैबिटेट पे। हैबिटेट में क्या होती है? बहुत सारी स्पीसी रहती हैं। अरे सीधी सी बात है, जैसे मेरा घर है तो उसमें कोई मैं तो नहीं रहता हूँ, बहुत सारे लोग रहेंगे। निश में क्या होता है? तो निश में दोस्तों क्या होता है कि कोई दो स्पीसी सेम निश में नहीं हो सकती हैं। जैसे अगर मेरी आइडियोलॉजी है तो ज़रूरी नहीं कि सबकी आइडियोलॉजी मेरे से मैच करे, समझ रहे हो? वो नहीं मैच करेगी। मेरी आइडियोलॉजी है। जब सोचो, जो तुम इमेजिन करो, हम तुम्हें बता रहे हैं, तुम जो देख रहे हो, जो तुम बढ़ा के देख रहे हो, तुमसे कह रहे हैं। जब प्रकृति ने हमें ऐसा बनाया है कि मेरी आइडियोलॉजी किसी से नहीं मैच करती है, तो तुम काहे अपनी तुलना किसी से करते हो? विवेकानंद जी को याद करो, तुलना मत किया करो अपनी, समझ रहे हो? तुम यूनिक हो। तुलना करना अपनी बेइज्जती करवाना है। तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास क्या शक्ति है, समझ रहे हो? और तुम हमेशा पड़ोसी तुलना करते रहते हो। तुम्हारे पास ज्ञान है। हैबिटेट क्या होता है? हैबिटेट दोस्तों फिजिकल प्लेस होती है जहाँ पे कोई रहता है स्पीसी। बहुत सारी स्पीसी एक हैबिटेट में रह सकती हैं। निश में ऐसा नहीं होता है। निश में एक ही स्पीसी की एक ही निश होती है। तो निश दोस्तों एक एक्टिवली परफॉर्म्ड होती है ऑर्गेनिज्म के द्वारा। हैबिटेट क्या होती है? तो हैबिटेट एक स्पेसिफिक स्पीसी स्पेसिफिक नहीं होता है हैबिटेट। निश दोस्तों स्पीसी स्पेसिफिक ही होता है। निश क्या होता है? स्पीसी के स्पेसिफिक ही होता है। हैबिटेट में कोई भी स्पीसी रह सकती है आकर के। तो बात समझ में आई? आएगी? आई कि नहीं आई? अब दोस्तों ऊपर चलें। यूट्रोफिकेशन समझे ही गए थे, बात समझ में आई? ये दोस्तों आपका काम है, आप जो ये फूड चैन और फूड वेब को लाओ मैं ही पढ़ा दें। फूड चैन में दोस्तों क्या होता है? इसमें फ्लो ऑफ एनर्जी होता है फूड चैन में थ्रू अ सिंगल स्टेट पाथवे। यानी कि एक सिंगल स्टेट पाथवे होता है सीधा सीधा लोअर ट्रॉपिक लेवल से अपर ट्रॉपिक लेवल की ओर। इसको हम कहते हैं फूड चैन। लोअर ट्रॉपिक लेवल से अपर ट्रॉपिक लेवल की ओर। अरे भाई साहब समझो मेरी बात को। फूड चैन क्या होती है समझो। फूड चैन में दोस्तों क्या होता है? ये फूड चैन है, ठीक है। तो ये जो लोअर है ना, ये लोअर है, ये भाई साहब लोअर ट्रॉपिक लेवल है, ये अपर ट्रॉपिक लेवल है, ये मिडिल ट्रॉपिक लेवल है। तो इसमें एनर्जी का फ्लो होता है लोअर से लेकर अपर तक। क्या होता है? एनर्जी का फ्लो होता है लोअर ट्रॉपिक लेवल से हायर ट्रॉपिक लेवल की ओर एनर्जी का फ्लो होता है। इसको हम कहते हैं फूड चैन। तो फूड चैन में क्या होता है? ओनली स्ट्रेट चैन होती है, स्ट्रेट चैन, सीधी सीधी। फूड चैन जो है स्टेबिलिटी इसकी बहुत कम होती है क्योंकि एनर्जी फ्लो करती है एक सिंगल पाथवे से। एनर्जी जो है वो सिंगल पाथवे से फ्लो करने के कारण ये कम स्टेबल होती है। अब सीधी सी बात है, अगर एक पाइपलाइन जा रही है, इस पाइपलाइन को बीच में तोड़ दो तो इनस्टेबिलिटी नहीं आ जाएगी। इसलिए जो है कम स्टेबल होती है क्योंकि सिंगल पाथवे है। मल्टीपल पाथवे होते तो आराम रहती। अगर एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म डिस्टर्ब होता है तो पूरी होल चैन डिस्टर्ब हो जाती है फूड चैन में। और जो हायर ट्रॉपिक लेवल के मेंबर होते हैं ये वाले अपर वाले, ये डिपेंड करते हैं लोअर वाले पे, ठीक है। तो ये दोस्तों 4 से लेकर के 6 ट्रॉपिक लेवल तक हो सकते हैं किसी डिफरेंट स्पीसी के, ठीक है। इसमें आते हैं आपके ग्रेजिंग फूड चैन और डेट्रियस फूड चैन। अब आ जाओ दोस्तों फूड वेब पे। फूड चैन आपने समझ लिया कि सिंगल पाथवे होता है। फूड वेब पे आ जाओ। फूड वेब में दोस्तों इंटरकनेक्टेड न्यूमरस फूड चैन होती हैं। ये दोस्तों बहुत सारे फूड चैन का एक इंटरकनेक्टेड होता है, ठीक है, एनर्जी फ्लो, इसको फूड वेब कहते हैं। ये इंटरकनेक्टेड फूड चैन होती हैं बहुत ज़्यादा। देखो जब इंटरकनेक्टेड है सीधी बात इधर सप्लाई बंद होगी दूसरी जगह से आ जाएगी, तो स्टेबल होती है। अल्टरनेटिव पाथवे यहाँ पे मौजूद होते हैं, ठीक है। और ये कम डिस्टर्ब होती हैं। अगर मान लो किसी एक जो है वन ग्रुप अगर कोई ऑर्गेनिज्म का डिस्टर्ब हो जाता है तो इसमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, कम इफेक्ट पड़ता है, तो स्टेबल भी होते हैं। और सीधी सी बात है कि हायर ट्रॉपिक लेवल के जो मेंबर होंगे वो डिपेंड किस पे करेंगे? लोअर वाले पे करेंगे। ठीक है। तो इसमें दोस्तों कई सारे न्यूमरस जो है ट्रॉपिक लेवल होते हैं, डिफरेंट पॉपुलेशन ऑफ स्पीसी, ठीक है। इसका कोई टाइप नहीं है। फूड जो वेब है इसका कोई टाइप क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें इंटरकनेक्टेड है, बहुत सारी फूड चैन है, ठीक है। तो इसमें कोई टाइप नहीं होता है। बात पल्ले पड़ी? अब आ जाओ दोस्तों इकोलॉजिकल पिरामिड पे। इकोलॉजिकल पिरामिड पे आ जाओ। सबसे पहले आप देखिए इकोलॉजिकल पिरामिड में
इकोलॉजिकल पिरामिड में पिरामिड और नंबर, मैंने आपको बताया था कि इसको ध्यान रखना है, याद रखना। अब देखो पिरामिड और नंबर, देखो पिरामिड और नंबर, पिरामिड ऑफ नंबर, ठीक है दोस्तों, ये पिरामिड और नंबर है, ठीक है। इसमें जो है 2 प्रकार के पिरामिड आते हैं पिरामिड और नंबर में। कैसे कैसे सर 2 प्रकार के आते हैं? हाँ बेटा 2 आते हैं। ये देख रहे हो, ये पिरामिड ऑफ नंबर है। ये दोस्तों अपराइट पिरामिड भी हो सकता है, पिरामिड ऑफ नंबर, और इन्वर्टेड पिरामिड भी हो सकता है। अपराइट भी हो सकता है और ठीक है, अपराइट पिरामिड भी हो सकता है, इन्वर्टेड पिरामिड भी हो सकता है, ठीक है। तो अपराइट में क्या आप देख रहे हो कि ग्रासलैंड जो नीचे है, प्रोड्यूसर कौन है? ग्रासलैंड है। तो प्रोड्यूसर कौन है? ग्रासलैंड है, नहीं ग्रास, आई एम सॉरी, जो प्रोड्यूसर है अपराइट में देखो सबसे ज़्यादा नंबर किसका है भैया? घास ज़्यादा होती है, उसके ऊपर ग्रास ऊपर और कम होते हैं। ग्रास ऊपर के ऊपर जाओ फ्रॉग या बर्ड, ये और कम होते हैं। फ्रॉग या बर्ड के ऊपर और जाओ हॉक, तो ये तो और कम होते हैं। तो आपने देखा कि नंबर जो है कैसे घट रहा है, पिरामिड में नंबर कैसे घट रहा है। ग्रास सबसे ज़्यादा थी, उसके ऊपर ग्रास ऊपर आ गए, ग्रास ऊपर या इंसेक्ट आ गए, इसके ऊपर फ्रॉग या बर्ड आ गए, फ्रॉग या बर्ड के ऊपर हॉक आ गए। सबसे ज़्यादा नंबर में कौन है? ग्रासेस। सबसे कम कौन है? हॉक। तो ये आपने पिरामिड और नंबर देखा। फिर दोस्तों अब इधर आ जाओ इन्वर्टेड पिरामिड में, पिरामिड ऑफ नंबर में। इसमें आप देखोगे कि सबसे कम क्या है? प्रोड्यूसर, यानी कि जो ये पेड़ है ये कम है। ज़्यादा कौन है? ज़्यादा दोस्तों कौन है? ज़्यादा है सेकेंडरी कंज्यूमर, यानी कि जैसे बर्ड हो गए तो ये ज़्यादा होते हैं, ठीक है। बर्ड किसको खाते हैं? तो बर्ड खाते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर यानी कि ये जो कीड़े मकोड़े जैसे आप देख रहे हो इनको खाते हैं बर्ड। और सबसे नीचे कौन होता है? प्रोड्यूसर, ठीक है। तो इसमें दोस्तों नंबर में सबसे ज़्यादा कौन देख रहे हो? नंबर में सबसे ज़्यादा ऊपर है, ठीक है। तो नैरो कहाँ है? इन्वर्टेड पिरामिड, ये नीचे नैरो है। तो 70 नंबर यहाँ पे किसका है? बर्ड्स का। उससे कम कीड़े मकोड़े जो देख रहे हो फोटो, और उसके नीचे ये प्रोड्यूसर। तो ये चीज़ आपने देखी कि पिरामिड और नंबर इन्वर्टेड भी हो सकता है, अपराइट भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे अपराइट वाले में देखो तो प्रोड्यूसर सबसे नीचे है, फिर उसके ऊपर हर्बीवोर, उसके ऊपर कार्निवोर, और उसके ऊपर टॉप कार्निवोर। तो ये बात आपको समझा? पिरामिड ऑफ नंबर। ये अपराइट भी हो सकता है, इन्वर्टेड भी हो सकता है, इकोसिस्टम पे डिपेंड करता है। सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। अब आ जाओ दोस्तों पिरामिड ऑफ बायोमास। पिरामिड ऑफ बायोमास, देखिए पिरामिड ऑफ बायोमास। ये दोस्तों ये भी अपराइट और जो है अपराइट भी होता है, इन्वर्टेड भी होता है, पिरामिड ऑफ बायोमास। इसमें आप देख रहे हो कि अपराइट वाले में देखो प्रोड्यूसर जो है 10,000 किलोग्राम का था, नहीं 1,000 किलोग्राम का था। फिर उसके ऊपर प्राइमरी कंज्यूमर 100 किलोग्राम का ही बचा, सेकेंडरी कंज्यूमर 10 किलोग्राम का ही बचा, और टर्सरी कंज्यूमर 1 किलोग्राम का ही बचा। ये अपराइट पिरामिड है। इन्वर्टेड पिरामिड में देख लो, इसमें जो प्रोड्यूसर है यानी कि जो फाइटोप्लैंक्टन है वो सबसे नीचे है, नैरो वाले पे। फाइटोप्लैंक्टन की संख्या कम है, सीधी सी बात है यार। फाइटोप्लैंक्टन की संख्या जो है वो कैसी है? प्रोड्यूसर है, ये जो है नैरो है नीचे। हर्बीवोर उसके ऊपर है, इसमें आता है जू प्लैंक्टन। हर्बीवोर में कौन आता है? जू प्लैंक्टन। जू प्लैंक्टन के ऊपर कौन है? प्राइमरी कंज्यूमर यानी कि स्मॉल फिश, स्मॉल फिश। और स्मॉल फिश के ऊपर कौन है? लार्ज फिश। तो ये आपने देखा कि कौन कौन किसको खाता है, यानी कि फाइटोप्लैंक्टन को खाते हैं जू प्लैंक्टन को खाते हैं स्मॉल फिश को खाते हैं लार्ज फिश। तो ये दोस्तों इन्वर्टेड पिरामिड है, उल्टा पिरामिड है, ठीक है। और यहाँ पे आपने क्या देखा था? उल्टा पिरामिड। इसको अच्छा क्यों कहा है? इसको उल्टा पिरामिड क्यों कहा है? इसलिए कहा है इसको इन्वर्टेड उल्टा पिरामिड, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो वहाँ पे खाने वाला है यानी कि जो मांस है, मांस दोस्तों ज़्यादा है। आप बात समझ रहे हो? जो लार्ज फिश होती है उसका मांस ज़्यादा होता है कि फाइटोप्लैंक्टन का मांस ज़्यादा होता है? हमें ये बता दो। आप कहोगे सर बात तो बिल्कुल सही है, इन्वर्टेड इसीलिए कहा है कि लार्ज फिश वो देखो ऊपर रखी गई है क्योंकि उसका मांस ज़्यादा होता है। अपराइट पिरामिड में देखोगे तो हो सकता है कि जो लार्ज फिश थी वो नीचे रहेगी,
मतलब है तो नहीं, वो तो नहीं होगी, सीधी बात, वो प्रोड्यूस तो नहीं करती है मछली। मतलब बता रहा हूँ कि वजन जो है, जो मास है, वो सबसे नीचे है अपराइट पिरामिड में, मास घट कहाँ रहा है, ऊपर जाने में। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अपवर्ड पिरामिड इन द टर्म्स ऑफ बायोमास एंड इन्वर्टेड पिरामिड इन द टर्म्स ऑफ बायोमास। ठीक है। फिर दोस्तों क्या होता है, होता है पिरामिड ऑफ एनर्जी। क्या चीज़? पिरामिड ऑफ एनर्जी। अब दोस्तों पिरामिड ऑफ एनर्जी देखिए, कहाँ गए? पिरामिड ऑफ एनर्जी दोस्तों खास बात की ये होती है कि एक ही तरफ होता है। ठीक है, ये इन्वर्टेड और अपर वो फलाना डिमका नहीं होता है। ठीक है, ये हमेशा अपराइट ही होता है। ठीक है, और इसमें जितना आप ऊपर जाते जाओगे, जितना ट्रॉपिक लेवल में ऊपर जाते जाओगे, एनर्जी का डिक्रीज होगा, एनर्जी कम होती जाएगी, क्योंकि मेटाबॉलिक प्रोसेस चल रही है ना। ठीक है, तो इसमें एनर्जी फ्लो करता है और एनर्जी घटता जाता है ट्रॉपिक लेवल में ऊपर जाने पे। देखो प्रोड्यूसर दोस्तों एनर्जी पिरामिड में सबसे नीचे है। सबसे ज़्यादा एनर्जी किसको चाहिए होती है? प्रोड्यूसर को चाहिए होती है। प्रोड्यूसर को कौन खाएगा? प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर कौन खाएगा? सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर कौन खाएगा? टर्सरी कंज्यूमर। टर्सरी कंज्यूमर कौन खाएगा? क्वाटरनरी कंज्यूमर। तो ये एनर्जी का फ्लो दोस्तों नीचे से लेकर ऊपर तक चला जाता है, और सबसे एनर्जी कम कहाँ रह जाती है? ऊपर, क्वाटरनरी पर। दोस्तों ये एनर्जी का पिरामिड था। ठीक है, बात समझ में आई? अब हम दोस्तों आ जाते हैं इकोलॉजिकल रिलेशनशिप पे। किस पे आ जाते हैं? इकोलॉजिकल रिलेशनशिप। अब ये क्या होते हैं दोस्तों? देखिए यहाँ पे बहुत सारे इकोलॉजिकल रिलेशनशिप होते हैं हमारी दुनिया में, उनको समझना पड़ेगा। जैसे लाइन को ले लीजिए, तो लाइन दोस्तों हंट करता है किसको? जेब्रा को। तो इसको हम पता क्या कहते हैं? इसको कहते हैं प्रीडेशन। लाइन अगर हंट कर रहा है जेब्रा को, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे प्रीडेशन। जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को मार के खा रहा है, इसको कहेंगे प्रीडेशन। फिर दोस्तों पैरासाइटिज्म क्या होता है? पैरासाइटिज्म में क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म जो है बेनिफिट लेता है दूसरे ऑर्गेनिज्म के एक्सपेंस पे, यानी कि जो हॉस्ट है दूसरा, लेकिन उसको मारता नहीं है। इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल दोस्तों आपने देखा होगा, छोटे छोटे जो है टिक्स जो है डॉग्स पे बैठ जाते हैं, फिर उनको निकाला जाता है। जो पालते हैं उनके देखा होगा हमने, जो है सौरव जोशी के ब्लॉग में देखा था। ठीक है, तो वो निकालता है इसे टिक्स। ठीक है, तो ये टिक्स जो बैठ जाते हैं ना, इसमें नुकसान तो मतलब नहीं करते हैं कुछ भी कुत्ते को। ठीक है, मतलब नुकसान तो मतलब हम ये नहीं नुकसान नहीं करते, हम ये कह रहे हैं उसको, कुत्ते को मारते नहीं हैं, लेकिन उसके जो है थोड़ा बहुत तो नुकसान करते होंगे। ठीक है, लेकिन मारते नहीं हैं। तो इसको दोस्तों लेकिन उसका जो है यूज करते हैं, पूरा बेनिफिट लेते हैं। तो ये दोस्तों होता है पैरासाइटिज्म, जहाँ पे बिना मारे बेनिफिट लिया जाता है। अगला दोस्तों है म्यूचुअलिज्म। इसमें दोस्तों दोनों जो है एक दूसरे से बेनिफिट उठाते हैं। ठीक है, दोनों एक दूसरे से बेनिफिट उठाते हैं म्यूचुअलिज्म में। इसका दोस्तों एग्जांपल क्या है? इसका एग्जांपल है बी का पॉलिनेशन। और आपको भली भांति पता है कि बी क्या करेंगी? ये जो है उनको पॉलिनेट करेंगी। अब बी को क्या मिलता है बदले में? बी को मिलता है, उसको मिल जाएगा जो चूसने को मिलता है, वो क्या उसको कहते हैं? उनका जो नेक्टर से जो है उसको चूस के जो है फिर उसका मतलब यूज करते हैं वो। ठीक है, तो उनको खाने को मिल जाता है बीज को। ठीक है, और पेड़ उनका फूलों का क्या होता है? तो फूलों का पॉलिनेशन हो जाता है। फिर दोस्तों है कमेंसलिज्म। ये क्या होता है? जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म तो बेनिफिट उठाता है, लेकिन अदर को जो है ना ही हेल्प होती है, ना ही जो है उसको नुकसान होता है। अदर को जो है ना ही हेल्प होती है, ना ही नुकसान होता है। इसको हम कहते हैं कमेंसलिज्म। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल है बर्नेकल और वेल। तो दोस्तों बर्नेकल का बेल से क्या संबंध है? बर्नेकल का दोस्तों बेल से संबंध ये है, जैसे ये देख रहे हो ना, बर्नेकल बेल में चिपक जाते हैं। ये क्या होता है कि बेल में चिपक करके एक्सपोर्ट हो जाते हैं, मतलब ट्रांसपोर्ट।
इधर से उधर जाने के लिए जो है बेल का यूज़ करते हैं, बेल में चिपक जाते हैं, बेल जहाँ जाती है तो ये भी पहुँच जाते हैं। तो बर्नेकल होते हैं, इससे कोई हेल्प या जो है हार्म नहीं करते हैं बेल को, लेकिन ये ट्रांसपोर्ट में अपना यूज़ करते हैं बर्नेकल। ये देखो बेल के चिपका हुआ है, बर्नेकल इसको कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया? जहाँ पे एक बेनिफिट उठा रहा है जबकि अदर को क्या हो रहा है, कोई हेल्प नहीं हो रही है, ना ही हार्म हो रहा है, तो बेल के चिपक जाते हैं कौन? बर्नेकल। फिर दोस्तों एक रिलेशनशिप होता है जिसको कहते हैं अमेंसिलिज्म, जहाँ पे दोस्तों एक ऑर्गेनिज्म को हार्म होता है जबकि अदर जो है अनअफेक्टेड रहता है। एक को हार्म होता है और दूसरा अनअफेक्टेड रहता है, इसको हम अमेंसिलिज्म कहते हैं। एक को जो है हार्म हो रहा है और दूसरा अनअफेक्टेड है। बात समझ रहे हो? जैसे दोस्तों ये वालनट ट्री का दिखाया गया है, तो वालनट ट्री जो है उसमें जो है ये अमेंसिलिज्म का बेस्ट एग्जांपल है। तो वालनट ट्री सिक्रेट अ केमिकल दैट इनहेबिट द ग्रोथ ऑफ नियर बाई प्लांट। तो यहाँ पे क्या होता है अमेंसिलिज्म में कि एक स्पीसी को हर्ट होता है जबकि दूसरी जो है उसको कोई बेनिफिट नहीं होता है। फिर दोस्तों अगला कंपटीशन। कंपटीशन में क्या होता है कि एक जो रिसोर्स है वो एक ही है, जैसे लायन और हाइना। शेर वो जो बगर्रा होता है, हाइना को दोस्तों बगर्रा भी गाँव में कहा जाता है। इनके पास खाने के लिए एक ही आदमी है, ठीक है, उसी को खाएंगे। और लायन और हाइना दोनों मांसाहारी, तो वे कंपटीशन करते हैं कि कौन किसको खा पाएगा, मतलब कौन जो है ज़्यादा खा पाएगा, सबको तो मिल नहीं जाएगा। तो लायन और हाइना के बीच में कंपटीशन रहता है। एक दोस्तों होता है न्यूट्रलिज्म। न्यूट्रलिज्म इसमें क्या होता है कि ये इंट्रैक्शन जो है, जहाँ ऑर्गेनिज्म जो है सेम एनवायरनमेंट में रहते हैं, सेम एनवायरनमेंट में रहेंगे, लेकिन एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है, अफेक्ट एक दूसरे को नहीं करते हैं। दोस्तों ऐसा ट्रू न्यूट्रलिज्म हमारी धरती पे बहुत रेयरली मिलता है, वो मोस्टली थ्योरेटिकली ही मिलता है। तो हमारे पास कोई एग्जांपल नहीं है कि कोई दूसरे को नुकसान ही ना करें और एक एनवायरनमेंट में साथ साथ रहें, ऐसा कोई मिलता नहीं है उदाहरण, ठीक है, रेयर होगा कोई। फिर दोस्तों एक सिम्बायोसिस, ये दोस्तों जनरल टर्म है, क्लोज और लॉन्ग टर्म बायोलॉजिकल इंट्रैक्शन को दिखाता है दो डिफरेंट बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म के बीच में, ठीक है। तो ये क्या है सिम्बायोसिस? ये क्लोज और लॉन्ग टर्म बायोलॉजिकल इंट्रैक्शन है बिटवीन टू डिफरेंट बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म। और सिम्बायोसिस में पता क्या होता है? सिम्बायोसिस में दोस्तों कई चीज़ें इंक्लूड होती हैं, जैसे म्यूचुअलिज्म, कमेंसलिज्म, पैरासाइटिज्म, तो ये सब जो है सिम्बायोसिस में इंक्लूड होता है। बात समझ में आई? तो जनरल टर्म है ये, इसमें ये म्यूचुअलिज्म, कमेंसलिज्म, पैरासाइटिज्म इंक्लूड होते हैं सिम्बायोसिस में। फिर दोस्तों एक होता है फैसिलिटेशन। ये दोस्तों रिलेशनशिप है जहाँ पे वन ऑर्गेनिज्म बेनिफिट करता है प्रेजेंस ऑफ अनदर से, यानी कि कोई दूसरा प्रेजेंस है तो उसकी प्रेजेंस से ही बेनिफिट हो जाता है हमें इनडायरेक्टली, जैसे सर्वाइवल हो जाएगा, ग्रोथ हो जाएगी, रिप्रोडक्शन हो जाएगा, ठीक है। जैसे दोस्तों क्या होता है कि जो जैक फ्रूट होता है ना, जैक फ्रूट जब जहाँ पे होता है उसकी सेड से काफ़ी के जो श्रब होते हैं, ठीक है, उनको इनडायरेक्टली बेनिफिट होता है, ठीक है, क्योंकि उनकी जो सीड होती हैं, इनके जो उनके बीज होते हैं उससे मदद हो जाती है। तो जैक फ्रूट की जो सेड होती है, ठीक है, उसमें जो है काफ़ी जो है उसको बेनिफिट होता है, काफ़ी का जो श्रब होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट होता है दूसरे की मात्र प्रेजेंस से, ठीक है। अब दोस्तों आप देखिए एक टर्म है, मैं क्या बता रहा हूँ, टर्म है एक फंडामेंटल निस, एक है फंडामेंटल निस और एक है दूसरा टर्म है, सेकंड टर्म है रियलाइज्ड निस। इनमें डिफरेंस क्या होता है? फंडामेंटल निस और रियलाइज्ड निस में क्या डिफरेंस होता है? दोस्तों होता ऐसा है, आप पहले बात समझो।
फंडामेंटल देख, जैसे मान लो कि 100 डियर है, मान लो 100 डियर है, ठीक है, 100 डियर है और कई सारे लाइन हैं, तो हमें एक बात बताओ कि सभी लाइनों को 100 डियर मिल जाएंगे? नहीं मिलेंगे। तो जितने टोटल हैं वो कितने हैं? 100। तो 100 क्या है? फंडामेंटल नीड्स है। और बहुत सारे लाइन है तो सबके हिस्से में हो सकता है 4 या 5 डियर जाएँ, यानी कि हिरण खा पाए। तो फंडामेंटल नीड्स का मतलब हो गया टोटल हिरण, यानी कि टोटल जो लोग अवेलेबल हैं शिकार करने के लिए, मार के खाने के लिए। लेकिन रियलाइज्ड नीड्स क्या है? रियलाइज्ड नीड्स का मतलब ये हुआ जा करके कि जिनको हम मार के खा पाए हैं एक्चुअल में, तो दोस्तों 4-5 ही खा पाओगे, क्योंकि अदर में कंपटीशन रहेगा, तो इसको कहते हैं रियलाइज्ड नीड्स। फंडामेंटल नीड्स मतलब टोटल अवेलेबिलिटी, रियलाइज्ड नीड्स का मतलब एक्चुअल अवेलेबिलिटी आफ्टर अकाउंटिंग फॉर कंपटीशन, ठीक है। ये चीज़ होती है, मतलब जितना हिस्से में पढ़ पाएगा, सारे तो खा नहीं जाओगे, क्योंकि और भी होंगे वो कहेंगे यार तुम अकेले अकेले खा रहे हो, ठीक है। तो बात समझ में आया? यही दोस्तों होता है। तो आज का दोस्तों लेक्चर इतना ही, कल जो है फिर ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो आज कौन सा लेक्चर था? आज था दोस्तों 65 लेक्चर, कल होगा 66, कल तो हिस्ट्री आएगी 66 में। धन्यवाद दोस्तों। लाइक चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को कमेंट जरूर कर दिया करें, इससे मोटिवेशन मिलती है, क्योंकि कंटिन्यू डेली लेक्चर लेता हूँ, तो कुछ तो एहसान माना करो प्रभु। धन्यवाद।